खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और बहुत एक बार फिर जो है पूरा मुल्क लर्ज़ गया, मगर इसके साथ ही एक इंतहाई इससे भी यानी तकलीफ दह बात हम ये कह सकते हैं कि एक सियासी इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और ये जो मुझे लगता है ये जो हुसैन हक्कानी ब्रिगेड है वो इसको भी जो है सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब यूँ लगता है कि कुछ धड़े मुस्लिम लीग नून के डायलॉग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो वो बयानिया है ज़ाहिर सस्टेनेबल नहीं है। ख़ुद मरियम कह चुकी हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा, मगर इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो मुक़्तदर हल्के हैं पाकिस्तान में वो खामोशी से ये सब कुछ सुनते रहेंगे और इस कहानी आगे किस तरफ जाएगी, इस पर बात होगी। महंगाई पर वफाकी काबीना का एक तवील तरीन इजलास हुआ, मगर इस काबीना के इजलास से कुछ नहीं होगा जब तक कार्टल्स को उनके गिरबान से पकड़कर आप इस खेल से बाहर नहीं निकालते, रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा। तो हुजूर, ये पेशावर में जो हुआ बड़ा तकलीफ दे, बच्चे थे उसमें और लोग थे और यूँ इस तरह लगा कि जैसे ये एक बार फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो, मैं अब नाम नहीं लेता, 2-2 टके के लोग बाहर बैठे हुए हैं और जो बैठ के एक ट्वीट कर देते हैं। ये जो मुल्क में एक दिन में 4-4 दहशतगर्दी के धमाके होते थे और हमारे पाक फौज के जवान, पुलिस के जवान और आम शहरी तकरीबन 80,000 के करीब हमने शहादतें दी, लेकिन ये दहशतगर्दी पर काबू आसानी से नहीं पाया गया। इधर इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी। एक ज़रबे अज़ब शुरू की, फिर रद्दुल फसाद शुरू किया गया। उसमें पाक फौज के जवानों ने जिस तरह बारूद को गले से लगा के लाहद में उनके घर वालों ने उतारा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस लातदाद कुर्बानियों के बाद यहाँ कुछ अमन आया था। अदारों ने जिन्होंने कुर्बानियां अपनी जिंदगी की जान माल देकर अपने बच्चों को, यतीम माँ बाप को बेऔलाद करके अमन दिया, आप उन पे अब फिर हमलावर हो गए हैं। या तो कोई सबूत देना, नहीं ट्वीट कर देने से तो कुछ नहीं होता। चंद लोग जो गैर मुल्की एजेंडे से इंप्रेस है या पैसे लेते हैं, कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन ये पाक फौज के बारे में गुफ्तगू करके अपने छोटे कद को, अपने नाकाम मकरूज चेहरे को रोशन करना चाहते हैं। और ये वही ग्रुप है। और इसका मैं ट्वीट आप ले लेना, मैं उनको नाम बता दूंगा कौन कौन माफिया, और एक उसकी फर्स्ट कैटेगरी के मुनाफिकीन है, उम्मुल मुनाफिकीन, जिन्होंने फौज को टारगेट करना होता है, और एक सेकंड कैटेगरी के वो जरा छुपे छुपाए लफ्जों में अटैक करते हैं। नहीं देखिए ना, ये 2-2 टक्के पे मुलाजमत करके यहाँ के लीडरों की गंदी जाली तस्वीरें नीचे फेंकने वाला और उसके नीचे 4-5 मुलाजम जो है, शर्म भी नहीं आती इनको। और ये गुल बहारी ऐसे और कई लोग, और उनकी एक सेकंड लीडरशिप भी है जो आपके सो कॉल्ड बड़े प्रोग्राम भी करते हैं। ये फौज पर, लेकिन आप उनको खरीद नहीं सकते, किराए पे ले सकते हैं। नहीं, वो किराए पे, उनकी बदकिस्मती है, उन्होंने मुल्क के खिलाफ ही जाना है। इधर हम जितनी मर्जी कुर्बानियां दे दें। दूसरी बात, ये एक धमाके को ये कह रहे हैं यकीनन नहीं होना चाहिए, एक नाहक जान का ज़िया पूरी इंसानियत करता है। कैसा बताऊं, आपकी ISI ने अक्टूबर के महीने में 7 ग्रुप ऐसे पकड़े हैं जो बहुत बड़ी दहशतगर्दी करना चाह रहे थे, और खुदा ना खास्ता वो ना पकड़े जाते, मलक साहब, हजारों जानें ज़ाया हो सकती थी। ये इसी इलाके में सारी की है कार्रवाई। आपकी एजेंसियों ने 7 गैंग ऐसे पकड़े हैं जो खुदा ना खास्ता बारूद समेत अपने ज़ाय में कामयाब हो जाते तो हमारी सैकड़ों जानें ज़ाया जाती। भट्टी साहब, मैं यहाँ अभी एक मैं आपको ट्वीट सुनाता हूँ। ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, उस दहशतगर्दी ने आज से मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह, आज के मुसल्लत शुदा नाअहलों की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया है। मुल्क के ज़िम्मेदारों को तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज। ये हम इन तमाम नेशनल जो हमारी ट्रेजिडीज होती हैं उसको हम पहले तो आप बोलिए, फिर मैं इस पे बोलूंगा। ये मरियम नवाज साहब ने अटैक किया है ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद, वो मेरी पाक फौज ने किया। मेरे शहीद भाई जो अपनी जानों के नजराने दे के हमें महफूज करके गए, उन्होंने दिया था। इसमें किसी सियासतदान ने रद्दुल फसाद किया? ये ज़रब अज़ब में जितना नुकसान हुआ ये जान सकते हैं। भट्टी साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ, जिस तरह एक दहशतगर्दी से आपके दिल को तकलीफ होती है। मेरे बेटे थे, वो बच्चे थे, हमारी आप सबके हैं, मगर अफसोस की बात है कि हम कहीं पे भी एक नहीं है। मतलब हमारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ है ना आपके खिलाफ है, ना उनके खिलाफ है, हम इस पे भी एक। आप तो उसका फायदा उठा रहे हैं। आप यू आर ट्राइंग टू विन एन आर्गुमेंट। मरियम नवाज साहबा हुकूमत को टारगेट करे, मुझे कभी एतराज नहीं हुआ। अब ये फिर उन अदारों को टॉन्ट कर रही हैं। इसमें मुझे बताएं,
मरियम साहबा आपके साहबजादे को मैं 5 लाख रुपया देता हूं, उन्हें कहे वजीरिस्तान जाके नौकरी करे जहां एक फौज का कप्तान 22-23 साल का जाता है। 5 लाख 5 लाख कितने दे रहे हैं आप? अरबों की बात। मेरा बात ये कंट्रोल लाइन पर जाए, हुआ है नहीं हुआ, किसने किया, इसकी तफ्तीश होगी, चीजें सामने आएंगी। मेरा आपसे सवाल है पर्टिकुलरली टू विन एन आर्ग्यूमेंट, एक दलील पैदा करने के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए किसी ट्रेजेडी को इस्तेमाल करना, आप इसे कैसे? नहीं, बहुत तकलीफ है। देखें, जो असल बात है ना, उस पर थोड़ी सी हम संजीदा बात भी कर लें। देखिए, हम गैर संजीदा कर रहे हैं। वो गैर संजीदा नहीं, ये तो मेरा हमारा सियासत दुख है ना कि हम यार लड़ते रहते हैं यार। ये मुझे बताया ना, ये मैंने लिखा है। नहीं, ये नॉनसेंस, ये मुझे बताएं, मगर इज इट नॉनसेंस और नॉट? है नॉनसेंस है, फिर गैर संजीदा है। जब आप सेंस देने लगो ना, सेंस ये है कि इस कमरे में हम तीनों बैठे हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं, हम तीनों पे लाखों करोड़ों विक्टोरिया ने हमला किया हुआ है, मेरी आंख पे, मेरी कान पे, मगर अल्लाह का शुक्र मैं सेहतमंद हूँ। क्यों? मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। जो हमें लेसन टू लर्न है वो ये है कि पाकिस्तान बाहर के जो हम वैसे करें, हम अपने अंदर भी तो स्ट्रॉन्ग करें ना, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से हम। मैं सवाल को दूसरे तरीके से करता हूं आपको, तो मैं सवाल को, मेरा मैं आपका पॉइंट आएगा, लड़ते रहते हैं, लड़ेंगे नहीं, हम दलील से बात करेंगे। आप यूं समझें, मैं सवाल को दूसरे तरीके से करता हूं कि जब मैं इंतजार करूं ऐसे वाकये का कि उसको मैं सियासी दलील के तौर पे इस्तेमाल करूं और आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करूं, इससे बड़ा क्या है? और इसका जवाब देना मुझे। देखें ना, आपका मुकाबला किससे? शहबाज साहब ने कल फरमाया, शहबाज गिल ने फरमाया कि ये जो ट्रेन चली है ना, इसके खिलाफ इत्तेजाज होना चाहिए, बगावत होनी चाहिए, इससे लड़ना चाहिए। तो हमने दोनों तरफ एक तरह के लोग रखे हैं। एक तो मेरे मुल्क तर्जुमान शहीदों को आप टारगेट कर रहे हैं, ये जनूबी मुनाफिकीन, उम्मुल मुनाफिकीन कर रहे हैं। मुझे नवाज इमरान खान की कवरे 100 तनकीदें करे, मैं खुद कह रहा हूँ करप्शन हम रोज करते हैं यार, बैड गवर्नेंस की इंतहा, लेकिन उधर जो 8 शहीद हुए, सही कह रहे हैं आप इसको भी सियासत की बेट नहीं, अफसोस ना ये कभी इनके शहीदों के घर तो जाए। मैं शहीदों के घर जाता हूँ, जान देना, मैं सर जाता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, किसान बुजुर्गों को बेटे का जनाजा रिसीव करने के बाद साल बाद भी फख्र करते हुए देखा है, मेरे बेटे ने इस मुल्क की सरजमीन पे जान दी। पाक फौज के जवान, भट्टी साहब, वो मेरा किसी सियासतदान का बेटा नहीं था। नहीं भट्टी साहब, मेरा कोई साफी नहीं था यार। मैंने आगे चलना है। इनका तो कोई पता नहीं ये कौन था, ये जो रख गया है, इसके हैंडलर कौन था, इसके पीछे कौन था। ये गाली गलौज ब्रिगेड के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? सुने ना, ये एक एक किरदार का किसको नहीं पता? मॉडल टाउन वाले का एक एक किरदार का पता है, इसका तो पता ही नहीं लगना ना। इसका फैसला होगा भाई हमने अंदर से हुआ, बाहर से हुआ, आप तफ्तीश करवा लें। लेकिन जिसका आपको इल्म है कि इसने ऑर्डर किया, ऊपर आप बैठे हुए थे, उस वाकई उस जगह से 3 किलोमीटर के फासले से भी ज्यादा करीब आपका घर था, उस पर तो कभी पता नहीं चला कि ना अहली है या क्या है, वो तो बर्बरियत थी सीधी। काजी साहब, मैंने अर्ज हमेशा की है कि हमेशा सियासतदानों को ही हुकूमत करनी चाहिए, जमहूरियत ही आला, लेकिन खुदा के वास्ते अब आगे बढ़ना है, मुल्की अदारों को, सलामती के अदारों को टारगेट करना चाहिए। नहीं, आपकी अगर कहीं गलत हो रहा तो उसे पिन पॉइंट करें। लेकिन ये शहीदा इधर जाना ना, मुझे अंदाजा है आप अभी होके आया ना। मैं बताऊं, अब तो लगता है कि कुछ लोग फासले, मैंने अगली स्टोरी पे जाना है। फौजी अफसर और जवान सरहदों पे होता है। मैं कादी साहब, मुझे जब कोई शहीदों को कुछ कहता है ना, मुझे थोड़ा सा हर्ट होता हूं मैं, क्योंकि मैं शहीदा के घर जाता हूं। अगली स्टोरी पे जाना है। मैं नहीं, आप इन जो ट्वीट ग्रुप है जो इस पे भी टारगेट कर रहे हैं, इसी से रेलेवेंट है। आप इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, मुझे तो लगता है कि हम मुंतजिर होते हैं किसी ऐसे वाकये के कि हम हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए लोगों के गले कट रहे हों और हम कह वेख्या जे मैं नहीं सीखा, आई विल बी हैप्पी। इतना सिनिकल और इतना बीमाराना जो है। मेरा भी यही, मैंने शुरू में यही बात की थी, दुनिया में लड़ाई होती है सियासत में, हुकूमतों से, मुल्क और आप रियासत के खिलाफ। मेरा भी यही आर्गुमेंट है, सलामती पे आपस में लड़े, जितना मुल्क ने सब कुछ हमने दिया, हमने गिद्धों की तरह इसे खाया है, अब तो छोड़ दें, हमें मार के पॉइंट स्कोरिंग ना करें एक दूसरे। एग्जैक्टली जी भट्टी साहब, अब मुझे जो बात मेरी नाकिस अक्ल में आई है कि अब वो ये कहते हैं कि भाई हुण भी साढ़े नाल गल करो, पर्चे वापस करो, खुल के केस वापस करो, सुने ना, हजम करने दें रकम, तो फिर अब डायलॉग हो जाएगा नेशनल और रिकंसिलिएशन भी हो जाएगी। यही है ना, और क्या मतलब? मेरी अर्ज सुन ले, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के कायदीन तमाम आपने काबिल एहतराम सुनाए, उसका मुजरम सदाबहार कायद नवाज शरीफ लंदन में बैठ के DGISI
आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत कर फौज में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये किससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं मुझे बताएं। इमरान खान का ये नाम नहीं सुनना चाहते। पाक फौज को नाकाम कोशिश की इन्होंने, नाकाम नहीं, इसको लोग बाय नहीं कर रहे, ये नहीं कोई समझ सकता। यार मैं बताऊं कि एक जर्नैल जिंदगी के आखिरी हिस्से में बनता है 30-35 साल, उसमें 100 दफा उसने मौत को करीब से देखा होता है। मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कप्तान के दौरान 50 दफा टफ एरिया क्लियर करने होते हैं। मुझे बताएं ये किससे करना चाह रहे हैं? फौज के तो नवाज मरियम साहबा का भी बयानिया यही है कि ये मेरा बोझ नहीं उठा सकते। भट्टी साहब यहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, यहाँ से मैं मेरी सुन लेना, मैं आप कहते हैं ना किससे करें, ये खामोशी अपना किस लिए, जलेबियाँ खाने के लिए थी, दैट वाज मुज़ाकरात। आप मेरी सुन लें, 6 महीने ना बाप बोला ना बेटी बोली, हम प्रोग्रामों में हंसते रहे। ये क्यों, ये आपका मतलब ये मुज़ाकरात नहीं थे? ये मुज़ाकरात ख़राब कहाँ से हुए हैं? लड़ाई किस चीज़ से हुई है? लड़ाई उसी चीज़ से हुई है जो पंजाबी में अपना राणा साहब ने फरमाया कि भाजी दोवां कुछ दे दो, इकरू ना कुछ। सीधी सी बात आप जो कह रहे हैं, मुझे मेरा फिर सुन लेना, अगर ये 6 महीने पहले अगर आपने उससे मुज़ाकरात किया, अब क्या अर्ज है पाकिस्तान के लिए? यार एक सेकंड कादी साहब, मैं मुज़ाकरात के ना कभी खिलाफ था ना हूँ। एक तरफ मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ वजीर आजम, इनका नाम नहीं सुनना चाहते, वो तो थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आता, पीएम सब वो जो बेहतर है। आपकी मेन जमात नवाज शरीफ बाहर बैठ के और उसकी साहबजादी पाकिस्तान में बैठ के आपके मेन अदारों को हिट कर रही है, तो मुज़ाकरात करेंगे किससे? जिनसे मुज़ाकरात करके आप बाहर गए थे उनसे भी मुज़ाकरात। तो इसका मतलब है पहले माफी मांगो ना कि मैंने अपने अदारों में लड़ाने की नाकाम कोशिश की, हम माफी चाहते हैं। ये हमारे सलामती के और हमारी कौम के जिंदा रहने की अलामत है। आपका ख्याल है बगैर मुज़ाकरात के बाहर गए हैं? मलिक साहब पहले इन्होंने कहा यलगार हो जाए और इन्होंने कहा जी 4 इस्तीफे चाहिए मलफूफ ज़बान में। आज इनको जब चाड़ना हुआ तो इन्होंने कहा नहीं डायलॉग कर लें, कल ये कहेंगे हम कान पकड़ने को भी तैयार हैं, फिर जाके बैठ जाएंगे रिश्तेदार के घर में तो उदय गोड़े जितने ख्वाजा साहब माफी चाहता हूँ, जो भी ख्वाजा साहब मैं यार कितने तो खड़े हो। अच्छा काजी साहब, मैं एक अर्ज करने लगूं आपके लिए, ये अगर इस तरह ब्लैकमेल फौज को करना चाहते हैं ना, तो ये इनकी गलतफहमी है। ये रजाकारों की फौज नहीं है, ये वो फौज है जिसने भारत, इसराइल, अमेरिका को, अच्छा ख्वाजा साहब 2 मिनट जायम नहीं करने दिए। ये आपका क्या मतलब है? 2-3 तकरीरें करके फौज में इंतशार पैदा करने की नाकाम कोशिश करके डरा लेंगे उनको? और नहीं सर, मैं दूसरी तरफ की कहानी सुनाऊंगा, वहां पे खामोशी जो है वो बड़ी मीनिंगफुल है। देखें, मुझे नहीं पता, सलमान शहबाज साहब तो खुद बाहर है, और यहाँ मतलूब भी हैं, रेंज कर रहे हैं, मतलूब भी हैं, और शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई, तो अगर ये सच है कि इन्होंने 3 जलसे करके गलीज जुबान इस्तेमाल करके अदारों के उन्हें ब्लैकमेल कर लिया, तो फिर उन्हें भी नहीं होना चाहिए, उन्हें भी स्टैंड लेना चाहिए। कानूनी मामला अदालत में चले, सियासी मुतालबा ये बेशक नवाज इमरान खान की हुकूमत असम्बली में ख़त्म करें। ये कोई तरीका नहीं कि आप सलामती के अदारों को डरा के उनमें इंतशार डालने की नाकाम कोशिश करके एक गैर मुल्की ताकत की आशीर्वाद से, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, आप उनके एजेंडे में आके अपने अदारों को ब्लैकमेल करें, और उनको भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, और ना वो होंगे, ये मेरी राय है। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा मेरे ख्याल में वो जो खामोशी बड़ी मीनिंगफुल है जो हमें दूसरी तरफ से नजर आ रही है, वहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इनकी औकात सामने आ गई सबके। दूसरी तरफ भी तैयारी है, जंग भी हो रही है, दोस्ती भी हो रही है। आज पाकिस्तान पे हमला करेगा नवाज शरीफ? मेरी बात तो सुन ले, बताएं ना क्या करेगा। अख्तर मेंगल की जो मुलाकात हुई है ना मरियम से आज, उसमें उन्होंने दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि बलूचिस्तान से हम शुरू करते हैं, अदम एतमाद वहाँ बलूचिस्तान से कर दें। मैं आपको दे रहा हूं ये लड़ाई इतनी आसानी से कि जो आपने शॉट चला दी ना, अमन होता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज इन्होंने फैसला कर लिया कि हम बलूचिस्तान से शुरू करेंगे, वहां से हम चलते आगे और उसके बाद जो है हम हार लेके खड़े होंगे कि मियां साहब आप एयरपोर्ट पे उतरे और आपको हम हार बना के तो सीएम पीएम बना रहे हैं, हमला कर देंगे। देखिए कादी साहब, सोने ये तो मुक्तदर इदारों से हाथ मिला के सीएम शिप लेने वाले हैं, आप क्या बात? सोने के निवाले। अच्छा मोहसिन राजा साहब कुछ फरमा रहे हैं, सुने जरा।
अभी भी अगले दिन उन्होंने अपनी एक जाती मीटिंग की है अपने हमारे स्पोक्स पर्सन की, उसके बीच में इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की है, तनख्वाहदार तबका, ये जुबान इस्तेमाल की है कि ये बड़े डरपोक होते हैं। बैठे हुए थे। ये जुबान इन्होंने खान साहब ने फिर इस्तेमाल की है। ये हुई है बात। देखिए ये हमारी सोच नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो गुफ्तगू खान साहब कर रहे हैं, ये गुफ्तगू खान साहब खुद करते हैं, खुद एक बात को छेड़ते हैं, फिर उसके अंदर अदारों को ले आते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, आप देखिएगा कि जिनको ये तनख्वाहदार तबका कह रहे थे खान साहब कुछ देर मीटिंग में बैठ के और कह रहे थे बड़े डरपोक होते हैं और इनका इतना डिफेंस करो कि इनके स्टूजेस भी ना लगो, लेकिन थोड़ा बहुत इनको डिफेंड कर देना, वो लोग जब इनके पीछे नहीं होंगे तो ये तो 2 मिनट की मार है। बदल चलिए, मेरा ख्याल में किक बैक्स लेने वाले जरा बेहतर होते हैं तनख्वाहदार तबके से। देखें कादी साहब, गुजारिश है, ये एक प्री प्लान साजिश की गई है, प्री प्लान साजिश की गई है। मरियम नवाज साहबा जो ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हैं, इस मोहसिन रांझे को फ़ोन करके को कुरान पे हलफ रहे तो बताए क्या लाभ था, वो टीवी पे अल्फाज नहीं बोल सकते। अब ये लड़ाई को मेरा ख्याल है दूसरी तरफ ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, ये जो रिकन्सिलेशन फलां, ये एक मेरा ख्याल है अब ये खुल कर वार करना चाह रहे हैं और ये उस जंग की तरफ आज जा रहे हैं, उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहाँ खाई है। तो मेरा ख्याल है ये अदारे की खामोशी को खुदा न खास्ता उनकी बुज़दिली समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में मलक साहब, मैं मुझे आप ईमानदारी से बताएं, आपके एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं, मुझे बताएं ये हुकूमत की तरफ आपको ले जा रही है, मुझे तो वो भी काई में लगते हैं की नाकस कार की वजह से तो हमारे अहम अदारे को ये निशाना इन जैसे बुज़दिलों को बनाना पड़ा है जो इलाज के बहाने मुल्क से भागे। भट्टी साहब, हुकूमत की नाअहली पे कोई बंदा अटैक नहीं कर रहा। नवाज शरीफ ने खुल के कह दिया मेरा निशाना इमरान खान नहीं है, क्योंकि मुझे इक़्तिदार इस्तीफ़ा नाजायज़ तौर पे तुमने नहीं दिया जिस तरह पहले देते रहे। आई बी मोर तो इस दफ़ा दोबारा मुझे वोट दो, मुझे वोट लेके दो तो मैं फिर आऊंगा। यही बात है और क्या बात है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा, एक ब्रेक। वेलकम बैक। चलो जी, ये तो फिर तो मेरा ख्याल में जमहूरियत बहाल हो रही है। देखिए, मुझे तो इस बात का नहीं पता कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ चल सकते हैं, मेरे ख्याल में वो नहीं चल सकते। लेकिन शेख रशीद साहब यकीनन ज़ीरक सियासतदान है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा है। इमरान खान साहब का नाम फजलुर रहमान साहब नहीं सुनना चाहते, फजलुर रहमान साहब का नाम इमरान खान साहब नहीं सुनना चाहते। तो कॉमोडेट इनको क्या अपोजिशन करेगी कि हुकूमत करेगी, मुझे ये समझ नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कादी साहब, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो नून लीग या नवाज शरीफ साहब बयानियाँ बेचना चाह रहे हैं, कौम को वर्गलाना चाह रहे हैं, आपका इसका रिएक्शन मुस्लिम लीग नून के अंदर से देखेंगे, बाहर से नहीं। मैं बस इतना अपनी इन्फॉर्मेशन, वो तो हम देख रहे हैं ना टेस्टली क्या कह रहे हैं। अभी राणा साहब ने क्या कहा कि देखें कर लो, ये है वो। इसका मतलब 2 मिनट इस पे जवाब सिर्फ आप दे दे। राणा साहब ने, ख्वाजा साहब ने, सब ने कहा इमरान खान का नवाज शरीफ करोड़ दफ़ा कह चुके हैं हमारा इससे मुकाबला ही नहीं इसको लाने वालों के साथ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। खुद मोहतरम इमरान नवाज शरीफ साहब 10 दफ़ा कह चुके हैं कि वो अदलिया को टारगेट कर चुके हैं, फौज को टारगेट कर चुके हैं। ये मुज़ाकरात करेंगे किसके साथ? क्या इंडिया के साथ करेंगे, सऊदी अरब के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? मुझे हम दोनों ये सवालों को जवाब दें। सिर्फ वही बात पुरानी चली है, नहीं 2014 में बाद में हमें तक जवाब नहीं मिला। एम्पायर पे बात आनी है, कोई न्यूट्रल फोर्स चाहिए। किसको कह रहे हैं? दोनों को तो टारगेट कर रहे हैं। भट्टी साहब देखें, थोड़ा सच भी बोल लें। अल्टीमेटली मेरी बात तो आप सुन लेना, सच से मुराद है कि ये बच्चे हैं, ये ऐसे 3-3 साल के। आप बताएं, जो शेख रशीद ने बात की, इसका मतलब है आपने अपना सारा बयानिया तबाह कर दिया। अगर फजल रहमान को आपने करप्ट कहा, ये कहा, आज आप कह रहे हैं मलाई लगाने लगे हैं, तो ये दोनों अंडर डेवलप हैं। ये मैं समझता हूँ ना हुकूमत काम की है ना अपोजिशन काम की है। कोई तीसरी मेरी सुन लेना, इनको एक डंडे वाला बड़ा भाई चाहिए जो दोनों को बिठाए और फैसला कराए। वो आप ढूंढे। शेख रशीद साहब पर मैंने कहा मेरा देर नहीं मानता, लेकिन उनकी उन्होंने कहा छोटी सी बात है। मैं जो मुस्लिम लीग नून है उनकी तरफ आ जा रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, सिलेक्टर के साथ मुकाबला। ठीक, सिलेक्टर को उनकी क़यादत और उनकी साहबजादी जिस तरीके से टारगेट कर रही है, जिस तरीके से
नाकाबिले यकीन डैमेज करने की नाकाम कोशिश कर रही है, तो ये मुज़ाकरात करेंगे किससे? मेरे दोनों से काबिल एहतराम से सवाल है। मेरा ख्याल है कि आप अपोजिशन से वो बात कर रहे हैं, अपोजिशन के नाम से वो एस्टेब्लिशमेंट से बैठना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में बुलाया। अच्छा मैंने जाना आगे, जिसको खुद आर्मी चीफ मुकर्रर किया 6 महीने, 3 साल की फिर एक्सटेंशन जी, 3-4 महीने में मैं तो नवाज शरीफ के 2 बड़े लीडरों से कैसा फोन किया, मैं कहा यार मुझे ये बता दे कमर जवेद बाजवा साहब ने 3 महीने में क्या ऐसा किया जो आप तंग पड़ गए हैं? मैं बता आप वोट तो आप उन्होंने मोहम्मद जुबैर को कहा है कि भाई आप फारग हैं, जाएं, वोट की क्या बात है? इसका मतलब है अगर फारग ना होते तो सबसे बड़े जमहूरियत के अलमबरदार बाजवा साहब को वो करार देते। मफाद पर शोहदा और गाजियों को ललकार रहे हैं। अच्छा, अब तो ये कौम नहीं बर्दाश्त करेगी। अच्छा, अब ये जरा बिलावल साहब वो भी डिस्टेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने इस्तीफे नहीं देने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैसला करेगी। ये तो इस्तीफे तो फारग। तो मैंने आपको क्लियर किया था, अर्ज काफी दफा किया था कि पीपल्स पार्टी रिजाइन किसी कीमत पे नहीं देगी। मौलाना फजलुर रहमान की पहली डिमांड ही ये है आज भी कि दोनों पार्टी मुझे रिजाइन जमा कराए। तो आने वाले दिनों में जो ये बयानियां लेके जा रहे हैं, इसे बहुत कौम ने मुस्तरद कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया। अब पीपल्स पार्टी इनके इस बयानिए के साथ ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो देखना है कि जो मेरे मुल्क को ज़ेर करना चाह रहे हैं उनको एहतसाब के शिकंजे में कब लाया जाता। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मलिक साहब। देखिए, ये अब हम महंगाई का बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, हम रोज़ाना गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो गवर्नेंस मॉडल है, इसमें आप चीनी की कीमत कार्टल्स ने बढ़ानी है और कम करनी है, बिजली की कीमत कार्टल्स ने बढ़ानी और कम करनी है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई नहीं है। इससे पहले मैं फिर कहूँगा राणा भगवान दास की रिपोर्ट खोल के देख लें। आयल जो है, आयल मार्केटिंग कंपनियां के जब जहाँ इजलास होता था तो पता चला कि डीजी आयल जो है साल में 3 दफ़ा वहाँ गए जहाँ कीमतें तय होनी थी, और वो खुद ही जो इम्पोर्ट कर रहे थे उन्होंने ये पुरानी रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा। तो जब आपके पास मैशियत ही नहीं है, मैशियत कार्टल्स के हाथ में है और आप कार्टल्स को पकड़ भी नहीं रहे। साहब आप पढ़ी लिखी बात करें, मुझे तो आज एक नया इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब का कहना था मैंने 22 साल होमवर्क किया है और उनका वादा था। यार इमरान खान साहब बड़े बुरे और सुस्त हैं, मुझे इसका जवाब देना। इमरान साहब पर आप जो मर्जी अटैक करें, कैसे गल सुन, मुझे ये बताएं ना, इस तरह ना करें। आज उनको पता लगा, अच्छी खबर मुझे ये लगी है कि 2.5 साल के बाद पीटीआई की हुकूमत को पता चला वो ये तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से महंगाई होती है। कितनी बड़ी डिस्कवरी आज उन्होंने की है। 100 दिनों में इन्होंने महंगाई खत्म करनी थी, पाकिस्तान बदलना था। 2.5 साल इन्हें लगे हैं। आज सारी कैबिनेट में सब ने मातम किया और सब ने किसको मुजरिम करार दिया है? ब्यूरोक्रेसी को। अब थोड़ा सुन लें यार, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये बड़ा रिलेटेड है आपकी महंगाई। ये इस हुकूमत की जो 2.5 साल में इन्होंने डिस्कवरी की है कि महंगाई 16 रुपए जो चीनी बढ़ी है इनकी नालायकी की वजह से, कि इन्होंने चीनी बार वक्त बाहर से नहीं मंगवाई। 1400 रुपए से ये 1600 रुपए करके गए गंदम की कीमत, और रूस से खरीदने लगे 2500 रुपए। यार बहुत बुरे हैं यार, नहीं बहुत बुरे हैं। अच्छा भट्टी साहब मैं आपको, आप गवर्नेंस की बात बहुत बुरी बात कीजिए, बड़े ये हालत, सारे गलत आदमी हैं, उनको आज निकाल दें आप। भट्टी साहब, इन्होंने अब से लेके अब तक तमाम रियासती असासे और जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं वो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिए, जिसके ये मालिक नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ये बिजली के सारे कार्टल्स हैं, सारी मैशियत इनके कब्जे में है। ठीक है, हुकूमत के पास 20% मैशियत नहीं। इमरान खान साहब गलत होंगे, आप सारा मुद्दा उन पर डालेंगे। आप ज़रा बात असली पढ़ी लिखी गल कर लीजिए। इस निज़ाम में जिसमें आपके हाथ में कोई चीज़ ही नहीं है, और आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई आपका तल्लुक क्या है कीमत कम करने से। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, उसको इफ्तिखार चौधरी को, कि जनाब आप कौन होते हैं, ये मार्केट फोर्सेज है, ये करेंगी। तो ये क्या चक्कर है? सब मेरी ये कर सुन ले, हुकूमत लेना, सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, कमाल बात कर रहे हैं आप। अगर महंगाई है, मेरा वज़ीर आज़म तो इमरान खान है ना, अगर वो क्या उसको किसने रोका है कि स्कूल ना बनाए? आज उन्होंने कह दिया, मैं बताता हूं, नाम लेके बताओ। 2 मिनट मुझे बात करने देना, उसके बाद आप स्कूल ना बनाए। उनको किसने रोका कि सेहत का म्यार जिंदगी बेहतर ना करे? उनको किसने रोका है कि सड़कें ना बनाए? उनको किसने रोका है कि साफ पानी अवाम का बुनियादी हक है उन तक पहुंचाए? क्यों नहीं पहुंचाते? मैं उस बंदे का नाम आ गया। 4 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, आईजी बदल चुके हैं, नाहलों का आईजी पीएम हाउस में बैठा है। अब मैं कुछ थोड़ी सी बातें बता दूंगा जिस जो रेट चल रहा है यहाँ। बताएं, बंदे का नाम आ गया, बंदे का नाम आ गया। इस मुल्क के टोटल वसूलियां 79%, 80% से सिर्फ एक कम वो जो है आप डेट सर्विसिंग में देते हैं, पीछे बचते हैं आपके पास 21%।
उसके बाद आपका फौज का बजट है, उसके बाद 3 अरब 3 ट्रिलियन की दिहाड़ी बकौल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आपके बिजली वालों ने लगानी है। यार फिर मेरी बात सुन लेना, ये हुकूमत आम खाने के लिए आई थी, ये तो कहती थी 22 साल का हमारा होमवर्क है, 100 दिन में हम बुनियादी तब्दीलियां मुझे हैरत है कि हमने हमेशा पिछले ना मरते थे फौज का दी और भाई आपने यार मैं इतना गालियां दे रही हैं, आप 2.5 साल का हिसाब दे बड़ी साहब नहीं ब्यूरोक्रेसी कर गई है सारा कुछ, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, कर दिया इनके चंद सियासतदानों ने। आपके दिल की कारी ज़र्ब का मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं 2.5 साल बाद पता लगा ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो रहा है। शायद मियां साहब दोबारा आ जाएं, मैं ये नहीं कहता। बात ये है कि असल डिस्कोर्स से हम गायब हैं। जब तक हम इस निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां नहीं करते, नवाज शरीफ इररेलेवेंट है, इमरान खान इररेलेवेंट है, आप जाती निकालते रहे। इजाजत कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।